एवरीवन, आज हम सुपरनोवा के बारे में बात करेंगे। सुपरनोवा व्हाट आर दे, बाय महक स्वामी। हमें पता है स्टार्स होते हैं, ब्लैक होल्स के बारे में सुना है हमने, डॉर्फ्स के बारे में सुना है हमने, वर्म होल्स के बारे में सुना है। सो लेट्स टॉक समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग व्हिच इज सुपरनोवा। सो लेट्स सी व्हाट इज सुपरनोवा बेसिकली इज। उससे पहले जरूर डू फॉलो knowledgegram on YouTube and thank you for all the love you're already showing. Let's see. So some stars burn out instead of fading. क्या होता है, हमारा अर्थ है, we are living our life, आराम से, हाँ ठीक है, we are suffering from corona times, but what if we are going on a work or we are just sitting on a home working on our laptops, conveniently sipping coffee, but suddenly some explosion happens, everything just wiped away, right? एटॉमिक एक्सप्लोजन्स पता है, हाइड्रोजन बॉम्ब पता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स पता है, बट सुपरनोवा के एक्सप्लोजन्स भी हो सकते हैं। अब तक हुए नहीं है, वेल एंड गुड, अब तक नहीं हुए हैं, ग्रेट, बट नोबडी नोज व्हेन कैन अ सुपरनोवा एक्सप्लोड। सो वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज अ सुपरनोवा इज एंड व्हाट कैन इट डू टू आवर कम्युनिटी, आवर अर्थ एज अ होल. So in the cosmos, we have tons and tons of stars with different properties, with different luminosity, with different light years away, दूर. So distances हम astronomy में light years में measure करते हैं. So when we talk about a supernova, right? So we know that supernova एक star होता है, एक star जिसमें mass होता है, it's very massive, and when it explodes, it can take away the entire planets, in a go. It can actually burn out all the planets in its way. It can burn out galaxies, right? Supernova are so massive, they have so much fuel inside them. Okay, they're always evolving, they're all the time active. You can sometimes figure out supernova in the distant sky. So you really don't know कि जो एक स्टार है वो कब सुपरनोवा है, या वो एक स्मॉल साइज स्टार है, क्या वो एक मीडियम साइज स्टार है, क्या वो एक एवरेज साइज स्टार है, और इट्स लाइक अ वेरी 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 बिग स्टार. So everybody knows here about black holes, right? So black holes are one which have extreme gravity. They suck out everything which come in their way. Even light cannot escape through it. पता है हमें black hole इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि अगर कोई भी उनके रास्ते में आए तो सबको सक कर लेंगे. You know that हम बहुत बार बोलते हैं ना, न्यूज में आता है, नासा बताता है कोई भी ब्लैक होल स्पॉट किए गए, but we cannot see with the naked eye. Similarly we have supernova. Supernova कैसे बनते हैं? ब्लैक होल्स तब मरते हैं जब एक स्टार मरता है. The death of a star results into a black hole. But supernova कैसे बनता है? Either इसका फ्यूल खत्म हो जाता है, it's a star which is not as massive as black hole, but it runs out of fuel, or it's a white dwarf. It is a white dwarf which is suddenly again runs out of fuel. So you know what? Supernovas are very fascinating if you look in the terms of paintings. तुम अगर गूगल इमेजेस पे जाओ तो पेंटिंग देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, बीच में बहुत सारी लाइट एंड चारों तरफ काइंड ऑफ डिस्क इन द ऑर्बिटल, पेरीफेरी पे छोटे स्टार्स, बट दे आर so dangerous if they by chance explode. Okay, so let's see what the next slide is going to tell us. Here are two images which I specially put, which talks about supernova, which shows what is a supernova is. ये सारा एक स्टार है, ये इसकी लुमिनोसिटी मतलब कितना ज्यादा वो चमक सकता है, कितना ज्यादा उसमें उसकी लाइट है. इसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हो सकती हैं, एक गैलेक्सी हो सकती है, ये इसकी डिस्क है, ये इसकी डिस्क है जो इसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड हो चुकी है. एक्रीडिएशन डिस्क कहते हैं इसको. ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, राइट? आई टोल्ड यू, अगर पेंटिंग्स में फोटो में देखो बहुत सुंदर है, बट ये एक्सप्लोजन्स की पिक्चर्स हैं. ये एक सुपरनोवा के हीट अप होने की या उसके फ्यूल खत्म होने की पिक्चर्स हैं. अगर इसके आसपास बाय चांस कोई लिविंग प्लैनेट हो, जैसे अर्थ है, सो इट्स जस्ट गॉन. बट हमें हमेशा सुपरनोवा से डरना नहीं चाहिए. वी शुड नो अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज. ओके, सी दिस पर्टिकुलर इमेज shows me a supernova. ठीक है, I think most probably it is a remnant of a Milky Way supernova. ठीक है, जो लार्ज मैग्लेनिक क्लाउड में पहले था. इसमें क्या हुआ कि अपने ग्रेविटेशनल कोलैप्स में आ गया. ठीक है, तो कोर से पेरिफेरी ये एक्सप्लोड हो रहा है.
सो ये क्या हो रहा है, ये अपने कोर से पेरिफेरी तक एक्सप्लोड हो रहा है. सो स्पेशली आई पुट दिस टू शो यू कि कैसे वर्क करता है. कभी कभी इमेजेस से तक क्लियर नहीं होता, सो दे आर लाइक ग्राफिक्स, GIFs और वीडियोस टू टेल यू हाउ दे आर वर्किंग. अब जो भी इसका फ्यूल था जिसको रन कर रहा था पहले स्टार को, वो खत्म हो गया. नॉर्मल में स्टार बर्न हो गया, स्टार फट गया, क्योंकि ह्यूमन बॉडी डाइज बट स्टार कोलैप्स और दे एक्सप्लोड, राइट. सो an enormous amount of a supernova's energy, a whooping 99%, is carried away by a burst of neutrinos. Now हमें पता है, हमने इंडिया में एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी भी बनाई थी, जो जर्नल स्टडीज पढ़ते हैं. न्यूट्रिनोज कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो नेकेड आई को बिल्कुल नहीं दिखते, जो कुछ लोग डार्क मैटर के बारे में बोलते हैं कि डार्क मैटर को बिलोंग करते हैं. न्यूट्रिनोज आर ऑलवेज इंटरेक्टिंग विद अर्थ सरफेस, विद ह्यूमन सरफेस. न्यूट्रिनोज आर ऑलवेज देयर, ओके. So neutrino or observatory will thus be the first places on earth to see a supernova. तो सबसे पहले अर्थ पे कौन देखेगा सुपरनोवा को? मान लो ऐसा एक्सप्लोजन हुआ तो कौन देखेगा, या कहीं भी हमें सुपरनोवा डिटेक्ट भी हुए कि ओके दैट द सुपरनोवा इज 100 मिलियन लाइट ईयर्स अवे और द अनदर सुपरनोवा इज 200 मिलियन लाइट ईयर्स अवे. तो न्यूट्रिनोस ऑब्जर्वेटरीज ये काम करती हैं, राइट. दे आर यूज्ड They can be used to direct optical telescopes to the right part of the sky to witness the arrival of the supernova's light. Many neutrino detectors are connected to the supernova early warning system, जिसे हम S-News बोलते हैं, which will trigger experiments to record and save additional data if a sudden influx of neutrinos indicating a supernova arrives. क्या होता है ना कि स्पेस से हमेशा कॉस्मिक पार्टिकल्स आते रहते हैं, इंटरेक्ट करते रहते हैं. They are always bombarding our surfaces, ठीक है. So, for example, if this is our surface, these particles are always coming like this. They're always coming like this. पूरे दिन, हर second, they're interacting with us, but the naked eye cannot see us. So there are so many particles. इन सबको हम neutrinos कहते हैं. इसलिए हमने neutrinos की observatory बनाई है detect के लिए, you know, and all these things. So अगर एक बहुत बड़ा सोचे, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो, कहीं बहुत डिस्टेंट में जाके एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो, तो ऑब्वियसली इतने सारे न्यूट्रिनोस हमारी तरफ आएंगे, एक के बाद एक बॉम्बार्ड करेंगे, तो ऑब्वियसली वी नीड सम सिस्टम टू डिटेक्ट दैट. एम आई वेरी क्लियर? ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड. It's expected that the supernova will occur in a galaxy like the Milky Way once every 10 to 50 years. ऐसा नहीं है कि हर वक्त एक सुपरनोवा एक्टिव रहता है, you know, या फिर एक्सप्लोड होता रहता है. 10 से 50 साल के बीच में आता है. जैसे I was telling you कि scientists caught neutrinos from a supernova in a nearby galaxy, the Large Magellanic Cloud, in 1987, but haven't seen one since. तो 1987 में लास्ट टाइम था जब साइंटिस्ट ने सुपरनोवा को कैच किया था या उसको डिटेक्ट किया था. With a number of large neutrino detectors now up and running and more planned for the coming decade, researchers hope to gather significantly more data the next time a supernova goes off. It's predicted that a supernova in our galaxy could result in 5,000 to 8,000 neutrino events in a single detector. ओके फाइन. सो हमने देखा कि 1987 में लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड के लास्ट टाइम एक सुपरनोवा डिटेक्ट किया था साइंटिस्ट ने अर्थ पे, बट हमें ये नहीं पता ना कहाँ पे कौन सा सुपरनोवा जब गो ऑफ हो जाए, जब वो बंद हो जाए, वो कब डिटेक्ट नहीं हो हमारी से, क्योंकि वी आर ऑल्सो ह्यूमंस, ओके. वी कैन नॉट डिटेक्ट एवरीथिंग, दो द साइंटिस्ट एंड द एस्ट्रोनॉमर्स ट्राई देयर बेस्ट, राइट, बट स्टिल. ओके, सो एक सिंगल डिटेक्टर में हम 8000 न्यूट्रिनो इवेंट्स तक कैप्चर कर सकते हैं. जैसे भी नो कि ब्लैक होल्स को डिटेक्ट करना इज एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल, दो स्टीफन हॉकिंग एंड अदर साइंटिस्ट हैड सम डिफरेंट व्यूज आल्सो, बट सुपरनोवाज आर कंपैरेटिवली ऑब्जर्वेबल. सो हियर आई एम शोइंग यू कि पहले वो डिस्क थी, एक्रेडिशन डिस्क, जो ऐसे बर्न आउट हुआ, कोर से पेरिफेरी गया, सब फ्यूल जल रहा है, खत्म हो रहा है. उसके बाद ये आ गया, बस इट एक्सप्लोडेड, दिस सुपरनोवा थिंग एक्सप्लोडेड, ये खत्म. इफ वी आर लकी, जो हम आज तक लकी होते आ रहे हैं, वी आर लाइक सेव्ड, राइट, वी आर लाइक सेव्ड. बट इफ वी आर नॉट, हु नोज कब everything goes off. And you know what, अगर सुपरनोवा हमारे बहुत पास फटता है, बहुत पास एक्सप्लोड होता है, we won't even realize in some billion time of a nanosecond we'll be just finished. I don't know, the swiped off of the earth. Even the planet will be swiped off. I'm not here to
scare you. He's just talking about astronomical events which you are not aware of. Somebody who is so much into physics and somebody who's so much into astronomy would love this. Okay. Here I'm talking about Betelgeuse supernova. Betelgeuse is what's known as a red supergiant, a gigantic star with about 20 times the mass of the sun. वो sun से भी 20 times ज़्यादा बड़ा है, massive है. Imagine. Betelgeuse outer layers have swollen so much that if it were plopped down in our solar system in place of the sun, it would fill the space all the way down to Jupiter, swallowing up Mercury, Venus, Earth and Mars. So इतना massive है वो sun. हमें पता है ना sun हमसे कितना दूर है, still हमें उसकी इतनी सारी heat and light अब हो रही है. Everything on the earth is because of the sun, because sun is the ultimate source of energy. So इसीलिए अगर वो 20 टाइम्स द मास ऑफ सन है, सो इमेजिन अगर उसको इमेजिन उसकी जो आउटर लेयर अगर स्वॉलन इतनी हो जाए तो क्या करेंगी? दे विल जस्ट swallow up everything. They will swallow up Mercury, they will swallow up Venus, Earth, Mars, all the way out to Jupiter. So massive stars like Betelgeuse are known to live fast, die young. Like इनके लिए 8 मिलियन 10 मिलियन बहुत यंग होता है, राइट? कि यार मिलियन है, 2 साल का बच्चा है, 8 मिलियन साल पुराना ही तो यार. So fine. So the mere 8 million years young, Betelgeuse is nearing the end of days. मतलब कि आपको पता है ना कि हम क्या कहते हैं कि हमारा सन तो भाई 5 बिलियन साल जिएगा, अभी तो यार उसकी आधी लाइफ भी नहीं हुई है, बहुत टाइम है सन के पास. सन तो चलता जा रहा है. So because sun is going to live its whole life, ठीक है? But this is इतने भारी स्टार्स जो सन से भी भारी हैं, they do not live for longer period of time in terms of lifespan और astronomical things, ठीक है? यहाँ astronomical cosmos unit की बात हो रही है. So while supernova happen all over the universe, it's a rare treat to have one so close, and even if better that roughly 600 light years away, Betelgeuse is far enough that we'll get to see the fireworks without also being zapped by high energy radiation from them. मतलब हम उसको मरते हुए देख भी सकते हैं और हम जिंदा भी रह लेंगे. So it's like that. Okay. So this is a hypothetical assumption picture which I have put in here. जिसमें अगर a planet getting destroyed by the result of supernova, though it's much more dangerous, and in reality the pictures is much more grim, and this is again the end of a star, the supernova. So Betelgeuse distance also means that whatever happens we are currently observing its past. The dimming starlight we are seeing now on Earth has been traveling towards us for several hundred years. अगर आपको पता हो ये concept कि जो हम लाइट हमें स्टार से आज दिख रही है वो आज की लाइट नहीं है, वो 1000 साल पहले से हमें दिख रही है. अगर आपको ये कंसेप्ट पता हो कि जो लाइट ट्रैवल करती है स्टार से यहाँ पहुंचने तक, वो आज की करंट लाइट नहीं है जो हम आज देख रहे हैं, वो 1000 साल पहले उस लाइट ने स्टार ने उस ऑब्जेक्ट ने एमिट करी थी. तो इसलिए फॉर ऑल वी नो Betelgeuse may have already exploded, but if it has, the light of its supernova hasn't reached us yet. So इतना वंडरफुल होता है एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोस कि अगर हो भी सकता है कि Betelgeuse एक्सप्लोड हो चुका हो. This supernova has already exploded, and if it has already exploded, इसकी लाइट अब तक हमारे पास नहीं पहुंची, and by far now we are still safe. So if Betelgeuse has already exploded and the light from the explosion arrives here, for example tomorrow, then we'll see the supernova tomorrow. But if Betelgeuse explodes tomorrow, Betelgeuse time, Earth won't see it for another 600 or so years, because it depends how much light years away the star is away from Earth. So if you are understanding what I'm trying to say is कि अगर ये एक्सप्लोड हो चुका है ये स्टार जो 20 टाइम्स मासिव हमारे सन से है Betelgeuse, तो इसकी लाइट हमारे पास पहुंच जाएगी आज कल परसों कभी भी. बट अगर ये मान लो आज एक्सप्लोड होगा तो फिर वो लाइट 600 साल बाद ही हमारे तक पहुंचेगी, बिकॉज इट्स 600 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस, राइट? So this is like kind of flowery image, but it's a supernova which is extremely exhausted or run out of fuel, which just ran out of fuel. And yeah, so the final question, what if it explodes near Earth? Radiation from the Betelgeuse supernova will certainly have some measurable effects on Earth's environment, but probably only a minor impact on life. Betelgeuse is too far away to significantly ionize Earth's atmosphere. For instance, ionize करना, Earth के magnetic field से खेलना जिसे कहते हैं, या फिर उस पर छेड़खानी करना. So इतना इम्पैक्ट इसका नहीं होगा, ठीक है ना? One way to evaluate the risk is to look at the consequences of past nearby supernovas. It's not easy to find evidence of them, which is one strong indication that only the very closest supernovas present much of a risk. क्योंकि अगर उनका होता तो वो इफेक्ट हमें दिख रहा होता. तो इसका मतलब जो काफी क्लोज होते हैं हमारे, जो कि अब तक हमारे साइंटिस्ट ने हमें नहीं बताया कोई ऐसा है, सिर्फ Betelgeuse को छोड़ के जो 600 लाइट ईयर्स अवे है, ठीक है? तो अब तक वी आर like safe from them, so they are not of much concern. But obviously जो बहुत ज्यादा closest होंगे, they can possess risk or danger for us.
So a recent study claims to find chemical evidence of two supernova explosions between 1.7 million and 3.2 million years ago. These explosions allegedly happened on the order of 300 light years from Earth, meaning that they hit us with radiation 4 times as strong as what we'd expect from Betelgeuse. क्योंकि वो सिर्फ 300 लाइट ईयर थे, half the distance what Betelgeuse and Earth के बीच में है, तो इसलिए उनका रेडिएशन 4 गुना ज्यादा था. There is no clear sign that they had any effect on life. However, उनका भी हमें पता नहीं चला यार कि उनका भी कोई क्लियर कोई हम पे हार्मफुल इफेक्ट था अर्थ पे, उसके एटमॉस्फेयर पे, अर्थ के लिविंग बींग्स पे या नहीं. It's possible they caused a period of climate cooling, but it's also possible that the changing climate was completely unrelated. At any rate, there was no mass extinction during that era. Many people say that these events can trigger climate cooling. Everything just freezes abruptly. The temperature cools down एकदम से, बहुत जल्दी से. पूरा कुछ ice ages people relate with star explosions. We had kind of ice ages and then melting, and then again the climate heated up. So these ice ages people link with some kind of star explosions also, because जैसे एक nuclear war के बाद सब बोलते हैं कि सब कुछ freeze हो जाएगा. There be a cold winter. Same is like explosions with these stars. Right, but still we have seen there is no mass extinction during that era. So statistically speaking, supernova explosion should occur within 100 parsecs, that is 300 light years every 2 million to 4 years. Whatever effect they had on ancient life is too subtle to recognize the fossil record. Fossil record से हमको समझ नहीं आता कुछ होगा भी तो. So it's safe to say that even if Betelgeuse were to explode really soon in your lifetime, it still isn't close enough to pose much of a risk. So one less thing to worry about. So yeah. And that's like it's just gone. अभी कुछ नहीं दिख रहा है, बस एक क्लाउड जैसा कुछ है. नॉर्मल इंसान को तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा. Something like beautiful smoke, blue smoke. So yeah, no possible threat to you. I hope you really liked this lesson. I hope you really enjoyed it. If you really did, do comment and let me know if you really want to see more of astronomy topics over here, because I really love astronomy since I was like very small, and I have a lot many books on it. Also, we'll be talking about black hole in the next lecture for sure, and series will continue. So I would like to thank NASA, European Space Agency, Forbes Space Center, the Atlantis, neutrinos, and so many books and all the knowledge in my brain, because I'm a space science freak. Thank you. See you in the next video. Subscribe to Knowledge Ram on YouTube. Bye-bye.